चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है सोच रहे होंगे ये पीछे बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस वीडियो में। ये जो आप पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये आज ये क्यों दिखाया जा रहा है? ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि बहुत कमेंट आ रहा था कि सर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, अस्थाई भाव जो भी है ये समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए हमें इसे जानना होगा। ठीक है, इसीलिए ये फिगर को हमने देखा और कई तरीके का मैं फिगर ला सकता था, लेकिन जो है मुझे इस टाइप का एक फिगर चाहिए था। ठीक है, जो एक्टिविटी हो और ज़्यादा जो है थोड़ा सा श्रृंगार और रस का जो है थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैंने सोचा इसको इस फिगर को हम रख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, पहले तो मैं आप लोगों को नाम बता दें कि रस के जो अंग होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, वो 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तो कहा गया है कि पहला तो होता है विभाव, विभाव होता है, और दूसरा होता है संचारी भाव, संचारी भाव। तीसरा होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, और चौथा होता है अनुभाव, अनुभाव। बिल्कुल क्रम से लिखा गया है, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी रस से संबंधित कोई भी समस्या यदि आती है, वो हमको लग रहा है कि दूर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो से ही दूर हो जाएगी, क्योंकि परिभाषा पूछ देता है, अनुभाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, इस टाइप से कुछ परिभाषा देके बोलेगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। जैसे एक प्रश्न आया था, एक ही नहीं कई सारे प्रश्न आए हैं, तो थोड़ा प्रश्न भी आपको सुना दूं। जैसे विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये प्रश्न बना, उन्हें क्या कहते हैं हम? अब इन्हीं चारों में से कुछ कह देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और भी पूछ लेता है कि जो वस्तु और परिस्थितियां अस्थाई भाव में उद्दीप्ति को जागृत करती है, को जगाती है या तेज तीव्रता प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? फिर पूछा है विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदय के भाव को सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये सब तमाम प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को हम कैसे हल कर लेंगे? तो इन प्रश्नों को हल तभी कर पाएंगे जब हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, और साथ में ये फोटो मैंने लगा दिया है, ये फोटो पे ही समझाऊंगा। ये जैसे आप फोटो को समझ लेंगे, ठीक है, गौर से देखिएगा, इस फोटो को अगर आप समझ गए तो समझिए रस आपसे कभी गलत नहीं होगा। चाहे कहीं से पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, इस पर चाहे कैसे भी परिभाषा बना ले। ठीक है, पहले समझिए कि रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। विभाव होता है, संचारी भाव होता है, स्थाई भाव होता है और अनुभाव होता है। ठीक है, विभाव जो है वो 2 टाइप से होता है। इसके 2 भेद बताए गए, 2 प्रकार। एक बताया गया है आलंबन, और दूसरा बताया गया है उद्दीपन, उद्दीपन। और कुछ समझना नहीं है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। चीजें मैं बताता जाऊंगा, सब समझ में आता चला जाएगा। विभाव के 2 भेद कर दिए गए।
आलंबन और उद्दीपन। रस कहां से जन्म लेता है? तो रस जन्म इसी से लेता है, विभाव से। रस की उत्पत्ति ही विभाव के यहां से होती है। अब विभाव में से किस से होती है? आलंबन से होती है कि उद्दीपन से होती है? तब हम कहेंगे कि रस का असली जड़ जो है ये आलंबन है। रस का असली जड़ कौन है? आलंबन है। तो ध्यान से समझिएगा, रस के लिए उत्तरदायी कौन है? विभाव होना। विभाव रहेगा तभी ये सब होंगे। अगर ये वाला नहीं है, सपोज दैट ये नहीं है, तो इनका काम खत्म, कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात इसका होना जरूरी है। यानी सबसे इंपॉर्टेंस जो है वो विभाव है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विभाव है। अच्छा, तो विभाव में तो दो हैं, इन दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है? तो इन दोनों में से महत्वपूर्ण है आलंबन। मेरी बात समझ में आया? ये सब चुटपुटियां हैं, इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? इनकी वैल्यू तभी होगी जब ये रहेगा। अगर ये नहीं है तो फिर इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं, जीरो। तो अगर ये कह रहे हैं कि इसके दो भेद हो गए, आलंबन और उद्दीपन, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? किसका होना जरूरी है? तो मैं बता दूं, अगर ये है तब तो ये काम करेगा, नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर ये बेकार है। यानी सबसे महत्वपूर्ण ये है। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब आप समझ गए ना? यदि पूछे कि रस उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी तत्व कौन सा है, अगर इन चारों में से पूछे कि रस के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो विभाव है। या पूछे कि रस के लिए सबसे मुख्य अवयव या मुख्य तत्व कौन सा है, तब विभव है। ठीक है, लेकिन अगर विभव में से अगर दे दे आलंबन, अगर ये भी विकल्प में रहे तो हम सीधे आलंबन लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये सभी विकल्प में हो, ये सभी विकल्प में हो और पूछे कि रस के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व कौन सा है, तब हम कहेंगे आलंबन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फोटोइया पर कुछ बता नहीं रहे, खाली बस लिखल के बता रहे हैं, फोटोइये के बता दे रहे हैं। ठीक है, आलंबन जो होता है वो दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आलंबन दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। आलंबन कितने होते हैं? वो दो होते हैं। आलंबन के भी भेद कर दिए गए, दो। कौन कौन? एक तो हो गया विषय, पहला हो गया क्या? विषय, विषय, और दूसरा हो गया क्या? आश्रय। यही आलंबन में यही दोनों होते हैं, विषय और आश्रय। आलंबन में यही दोनों होते हैं, विषय और आश्रय। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न ये बनता है कि रस के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व कौन सा है, तो आलंबन है। अगर आलंबन नहीं है तो फिर विभाव है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यही चारों हैं, इनको कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको 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 इसी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे उसके बाद दिमाग खुलेगा। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, इसके बारे में जो जानकारी होगी वो जानकारी भी बाद में उसमें ऐड करते चलिएगा। ठीक है, तो पहले तो ये चीजें बना लीजिए कि विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, अनुभाव, और आलंबन, उद्दीपन और विषय और आश्रय। ठीक है, फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूं? डिलीट करता हूं। अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। मैं शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, विभाव, उसके बाद संचारी भाव, अस्थाई भाव, चलिए ऐसे भी चल जाएगा। इस शॉर्टकट में मैंने कुछ लिख दिया समझने के लिए, ताकि आपको दिखता भी रहे थोड़ा। और इसके बाद हम लिख देते हैं अनुभाव। चार तो मेन हो गए, और मैंने इसका थोड़ा सा भेद कर दिया था। विभाव का, विभाव का हमने बता दिया था कि एक होता है उद्दीपन,
गलत लिखा गया। ठीक है, एक हो गया उद्दीपन और एक हो गया आलंबन। आलंबन के हमने दो भेद कर दिए थे, एक आश्रय, आश्रय और विषय। बस इतना ही जानिए, ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं लेकिन उनको अभी जानने की जरूरत ना है। आश्रय और विषय, तो सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होगा? अगर इतना लिखा हुआ है, इसमें से सबसे जरूरी रस के लिए क्या है? तो यही दोनों है, आश्रय और विषय का होना जरूरी है। ठीक है, पहले तो विषय का होना जरूरी है। सपोज दैट आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आपको क्या नजर आ रहा है? फोटो में यही नजर आ रहा है, अगर ध्यान से इस फोटो को एनालिसिस करें और समझे तो फोटो में यही नजर आ रहा है कि एक लड़की है जो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, इसकी मंद मंद जो मुस्कान है, और एक जो है बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है, हरियाली है, और ये लड़का जो है इस लड़की को देख करके जो है मुग्ध होता है, और मुग्ध होता है। इसके बाद जो है उस हरियाली में से कुछ फूल लेकर आता है, उसे क्या करता है? देता है। इस सारा एक्टिविटी को गौर करिएगा, सारा एक्टिविटी। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? वहीं से स्टार्ट होगा हमारा रस। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत में हम देखें तो ये लड़की है, लड़की हमारी विषय है, लड़की हमारी क्या है? विषय है, और लड़का क्या है? आश्रय है। अब क्यों आश्रय है? आश्रय क्यों है? तो ये भी मैं बता देता हूं। क्योंकि प्रेम जो है, ठीक है, जिसको देखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जिसको देखा जाएगा वो हमारा विषय है, और जो देखेगा, बात समझ में आ रहा? जो देखेगा वो हमारा हो जाएगा क्या? आश्रय। ठीक है, अर्थात दूसरे तरीके से समझिए, जिसके मन में प्रेम का भाव, चाहे दुख का भाव, चाहे जो भी भाव जिसके मन में उमड़ेगा, मेरी बात समझ में आया, वो होगा आश्रय। और जिसको देख के उमड़ेगा वो होगा विषय। मेरी बात समझ में आया? विषय हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको देखा, बढ़िया से एनालिसिस किया, विषय को पढ़ा। ठीक है, तो जब इसको बढ़िया से देखा तो इसके अंदर जो है एक भाव जगा। ठीक है, तो जिसके अंदर भाव जगेगा, जिसके अंदर रस जन्म ले रहा होगा, वही होता है आश्रय। तो जब प्रश्न यह भी बनता है कि रस किसके जिसके हृदय में रस जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहते हैं। और जिसकी वजह से रस जन्म ले रहा है उसको क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रहा है? जिसके दिल में, हृदय में रस जन्म ले रहा है, या रस उत्पन्न हो रहा है, या कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे आश्रय कहते हैं। और जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, वही विषय है। तो इस लड़की के वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये विषय हो गई, ये क्या हो गया? हमारा आश्रय हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया। यानी रस को जन्म देने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो है आश्रय और विषय का होना। आश्रय और विषय का होना। तो इसका मतलब कि आश्रय और विषय हम समझ गए, आश्रय और विषय हम समझ गए। पहला पॉइंट तो समझ गए ना? ये इसी में आता है, विभाव में। तो विभाव में आश्रय और विषय यही आलंबन है। आलंबन का मतलब आधार से होता है। आलंबन का मतलब क्या होता है? आधार से होता है। यानी रस का आधार कौन है? रस का आधार या आलंबन कौन है? तो यही दोनों तो हैं। ये दोनों क्या है? आलंबन है। ये दोनों क्या है? आलंबन। इन्हीं पर टीका है। आलंबन का मतलब होता है बेस, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिस पर रस टिका हो। ठीक है ना? तो जिस पर रस टिका हो, तो इन्हीं दोनों पे तो रस टिका है, तो इसीलिए ये दोनों क्या है? आलंबन है। मेरी बात समझ में आया? और आलंबन कहां से आया है?
ये विभाव में से आता है, विभाव में से ही आलंबन बनता है। और आलंबन में कौन कौन है? आश्रय है और विषय है। यानी प्रश्न ये भी बन सकता है, अगर मान लीजिए ये पूछ दे कि रस के लिए सबसे उत्तरदायी तत्व कौन सा है, तो अगर मान लीजिए विभाव दिया, आलंबन दिया, ये सब दे दिया, इन सब का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये सब तो बाद में आएंगे ना, ये सब बाद में आएंगे, तो हम बताएंगे आलंबन, क्योंकि आलंबन में ही तो है ये। ठीक है, इसीलिए आलंबन का मतलब ही होता है कि रस का बेस, आधार, जिस पर पूरा रस टिका हुआ है। अगर अगर ये आलंबन को ही गायब कर दे, यानी लड़का लड़की को ही गायब कर दिया जाए, तो रस खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में है? रस खत्म हो जाएगा। किसको देख करके किसके हृदय में रस आएगा? कोई रहेगा तभी तो होगा। तो सबसे जरूरी चीज है आलंबन का होना। तो आलंबन है हमारे पास, आलंबन ये है और ये है, ये दोनों आलंबन है, लेकिन ये विषय वाला आलंबन है और ये आश्रय वाला आलंबन है। ठीक है, ये विषय वाला कि मतलब इसको देखा जा रहा है और इसके हृदय में, इसके दिल में रस जग रहा है। ठीक है, यानी कि रस जो है इसके दिल में जगह पा रहा। आश्रय का मतलब क्या? स्थान पाना, जगह पाना। तो इसके दिल में जगह पा रहा है, तो ये हो गया आश्रय। ठीक है, तो इतनी तो बातें समझ में आ गई। अब देखिए, सपोज दैट कि ये लड़का जो है इस लड़की को क्या करता है? देखता है। क्लियर हुआ? अब देखिए गौर से, अब जैसे ये देखा होगा वैसे आप इसको देखिए। तो हम देख रहे हैं इसकी कुछ एक्टिविटी है। बात समझ में आ रहा है? देखिए कितनी खिलखिला के हंस रही है, मुस्कुरा रही है। चीजों को समझिए थोड़ा सा, मुस्कुरा रही है। ठीक है, तो इसका जो हंसना है, जो मुस्कुराना है, ये इसको प्रभावित कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा? इसका हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, इशारे करना, जो भी है, ये सब इसको क्या किया? प्रभावित किया। तो इसका हंसना, मुस्कुराना, ये क्या हो गया? यही होगा उद्दीपन। ये विषय का हंसना, मुस्कुराना उद्दीपन है, उद्दीपन है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका पहनावा, इसका पहनावा, विषय का, उद्दीपन कहां रहता है? विषय पर रहता है। ठीक है ना? उद्दीपन कहां रहता है? इस पर नहीं रहेगा ना, इस पर है। जिस जो विषय रहेगा उस पर रहेगा। अगर इसके भी दिल में इसके प्रति प्रेम हो गया तो यहां भी उद्दीपन होगा, इसके लिए उद्दीपन यहां हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन इसके लिए उद्दीपन यहां होगा। तो इसके ऊपर उद्दीपन है, उसका जो है नटखटा स्वभाव, पहनावे, ठीक है, उलझे उलझे बाल, मुस्कान, ठीक है, ड्रेस, और क्या उद्दीपन बन सकता है? और ये प्रकृति, नेचर, ये प्रकृति भी क्या है? ये जो वातावरण है, ये जो वातावरण है, ये सब पहनावा और वातावरण, ये सब उद्दीपन है। मेरी बात समझ में आया? सब उद्दीपन है। अब देखिए, ये उद्दीपन का काम क्या होता है? अभी पहले से ही इसको देख करके भाई थोड़ा प्रेम में तो था, लेकिन ये उद्दीपन जो है इसके अंदर जो प्रेम भाव जग रहा है उसको और तेज कर रहा है। क्यों तेज कर रहा है? अब मान लो मुस्कुरा रही है, इसका पहनावा अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो उसका प्रेम और तेजी से जग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ प्रेम क्या हो रहा? और तेज हो रहा होगा। तो ये उद्दीपन का काम कर रहा है। उद्दीपन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को तीव्र कर देना, बढ़ा देना, उसका वेग को क्या कर देना? बढ़ा देना। तो ये प्रेम को, इसका मुस्कुराना, इसका ड्रेसिंग सेंस, इसका जो है ये यहाँ का वातावरण, ये जो है आश्रयदाता के अंदर जो भाव जग रहे हैं उस भाव को क्या कर रहे हैं? और तेज कर रहे हैं। तो उद्दीपन का काम होता है भाव को तेज कर देना। ठीक है ना? आश्रय के अंदर जो उठने वाला भाव है उस भाव को क्या कर देता है? तेज कर देता है। तो उद्दीपन में क्या आ सकता है? जो नायिका है, नायिका का मुस्कान, ठीक है, मुस्कुराना, पहनावे, गहने जो भी हैं, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, उसके बाद वहां का वातावरण, नेचर, ठीक है, वहां का दृश्य, प्रकृति, ये सब जो है प्रभावित करता है। ये सब उद्दीपन का काम करता है। ये सब क्या है? उद्दीपन है। और वही उद्दीपन जो है इसके अंदर के भाव को क्या करेगा? तेज कर देगा। ठीक है, ज्यादा तेज कर देगा। तो अब ये चीजें समझ गए कि उद्दीपन क्या है।
उद्दीपन विषय पर हावी है। अब आता है कि ठीक है, इस पर बस दो ही ठो है, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं है, विषय खत्म, विषय पर अब कुछ पढ़ना नहीं। अब जो पढ़ना है इधर पढ़ना है, आश्रय पर। अब जो पढ़ना है आश्रय पर, यहां खत्म कहानी। बस एक विषय और एक उद्दीपन, इसका जो है हंसना, बोलना, मुस्कुराना, ठीक है, दांत दिखाना, जो भी चीजें है, एक्टिविटी इसका जो भी ये हरकत कर रही होगी, नाच रही होगी, चाहे डांस कर रही होगी, चाहे झूम रही होगी, चाहे भौहें हिला रही होगी, ठीक है, चाहे जीभ निकाल रही होगी, जो भी एक्टिविटी ये कर रही होगी वो सब उद्दीपन है। बस इसके पर दो ही चीज है, एक तो विषय है और एक उद्दीपन है, दो ही चीजें। अब ये दुनिया भर का ये सारा चीजें जो दिख रही है ये इधर काम करेगी, इसके ऊपर। अब देखिए अब कैसे काम करती है आश्रय के ऊपर। आश्रय के ऊपर अब क्या होगा, जब इसका इशारा देख रहा है, इसका मुस्कान देख रहा है, पर एक गहराई से देख रहा है, चित्र को देख रहा है, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। इसके ऊपर सबसे पहले हमला बोलेगा कौन, ये संचारी भाव। संचारी भाव क्या करेगा, हमला बोल देगा पहले, ठीक है ना। ये संचारी भाव इस पर एकदम हमला बोलेगा, ठाए ठाए। अच्छा, ये हमला कैसे करता है, ये देर तक ठहरता नहीं है। संचारी भाव का हमला जो होता है वो देर तक नहीं ठहरता है। इसकी संख्या 33 गो है। इसकी संख्या कैसी है, 33 है, 33 गो। अब 33 आके हमला करते हैं, वही में से कोनो प्रभावी होगा, उसी में से कोई क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो 33 प्रकार के जो संचारी भाव है वो आते हैं इसके मस्तिष्क पर, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से होते हैं 33 प्रकार, वो कौन कौन है ये भी जानना होगा हमें, कि वो 33 गो प्रकार कौन कौन से हैं जो संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को, क्योंकि 33 गो किसी का नाम तो याद नहीं होता है किसी को, ठीक है, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहचान में आ जाते हैं जब विकल्प रहेंगे। मैं देख लेता हूं दो चार गो को जो है आप लोगों को 33 का एक बार नाम सुना दूं, अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, मिल नहीं रहा है तो मान लीजिए कौन कौन रहेगा, जैसे श्रम, चिंता, मोह, असूया, क्रीड़ा, मद, ध्रुत, ठीक है, यही सब रहेगा। बात समझ, क्रीड़ा जगेगा, वो आके इस पर हमला करेगा। श्रम, माया, मोह, चिंता, ये सब इस पर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, आकर के हमला कर रहा होगा। इनमें से 33 आके हमला करेंगे, उसमें से 4, 5, 6 गो या 10 ठो जो है इस पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। 33 में से 33 ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ तो एकदम गुस्सैला वाला हो गए। तो अब बताओ, इस लड़की को देखने के बाद इसको गुस्सा आएगा कि प्रेम आएगा? तो यदि प्रेम आएगा, इस दृश्य पर प्रेम ना आएगा कि गुस्सा आएगा? तो जितना गुस्सा वाला संचारी भाव होंगे वो गायब हो जाएंगे, वो असर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और डर, अब इसको देखने के बाद डर लगेगा ना, तो इसके अंदर डर नहीं आएगा। तो डर वाला जो संचारी भाव होंगे, जिनका प्रभाव डर, भय वाला अस्थायी भाव बनाने वाला होगा, वो संचारी भाव गायब हो जाएंगे, वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इस पर मान के चलिए 5-6 गो जो प्रेम वाला होंगे वो इस पर असर डालेगा। कौन? संचारी भाव। और वो संचारी भाव जो 5-6 गो जो प्रभाव डालेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको जो है अस्थायी रूप में कन्वर्ट कर देगा, एकदम प्रेम में पगा देगा। और जब प्रेम में पगा देगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब अस्थायी होगा तो उसी को हम कहते हैं अस्थायी भाव। अब उसी में से संचारी भाव जो 33 गो है, उसमें से 5-6 गो मिलके एक रूप धारण करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक रूप धारण करेगा। जो 5-6 गो जो प्रभावी होंगे संचारी भाव, वो एक रूप धारण करेंगे, जिसको हम कहेंगे रति। क्या धारण करेगा? रति, क्योंकि श्रृंगार यहां बनेगा ना, तो रति वाला धारण कर लेगा। यानी वो 5-6 ठो मिलकर रति हो जाएंगे, ठीक है। रति नामक अस्थाई भाव इसके अंदर क्या हो जाएगा? जग जाएगा। रति प्रेम ही होता है, ठीक है। यानी प्रेम नामक अस्थाई भाव इसके अंदर क्या हो जाएगा? पूरा जग जाएगा, पूरा रोम रोम जग जाएगा। तो जब प्रेम नामक अस्थाई भाव जग जाएगा, तब यह हरकत करेगा कुछ। और जो हरकत करेगा,
जो जो हरकत करेगा उसी को हम अनुभाव कहते हैं। अब जब अस्थाई अस्थाई भाव जग गया इसके अंदर, तो अब कुछ एक्टिविटी करेगा। ई हो चैन से थोड़ा बैठेगा। देखो अब अस्थाई भाव जगा है तभी तो फूल उठा के ले आया है, तो ये फूल उठा के ले आना ये अनुभव में आ गया। चेहरे पे इसके भी मुस्कान आई, ये अनुभव हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो कुछ भी करेगा, हो सकता है ये ऐसे बबरी उबरी जा रहे, देखा लस्त कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, कपड़ा वपड़ा सही किया, ये सब क्या है? ये प्रेम जब जग जाएगा तब की एक्टिविटी है, इसको अनुभव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अनुभव। जब इसके अंदर प्रेम जग गया है तब ये एक्टिविटी कर रहा है कि एकदम थोड़ा फिटफाट हो जाए है? और उसके बाद जो भी है थोड़ा चेहरा और रुमाल लेकर के पोछ पाछ रहा है, तो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो वेशभूषा को धारण कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो कुछ बोल रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये मुंह से कुछ एक्टिविटी करे, हो सकता है हाथ से, पैर से, शरीर से कुछ एक्टिविटी करे, हो सकता है वेशभूषा कुछ ऐसा धारण करे। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी ये एक्टिविटी करेगा वही अनुभव है। वही क्या है? अनुभव है। उसी को हम अनुभव कहते हैं। बात समझ में आए? यानी आश्रय के द्वारा जब प्रेम में पग जाएगा, ठीक है, जब अस्थायी रूप से इसके अंदर कोई भाव जग जाएगा तब ये कुछ एक्टिविटी करेगा। बात समझ में आ रहा है? तब ये क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा। तो आश्रय द्वारा किया गया जो भी एक्टिविटी है वो अनुभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। जैसे अनुभव के कुछ भेद बताए गए हैं कि कैसे कैसे भेद होते हैं, क्या क्या करेगा ये। तो ध्यान से देखें, इधर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे वो क्या करेगा, तो कायिक अनुभव, शरीर से कुछ करेगा, कुछ एक्टिविटी शरीर से करेगा। तो जब शरीर से एक्टिविटी करेगा तो उसे हम कहेंगे कायिक अनुभव हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद मानसिक, यानी इसके अंतः मन में कुछ चलेगा, ठीक है, मानसिक, तो उसे हम मानसिक अनुभव कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ इसके दिमाग में भी तो चलेगा, कुछ इसके अंदर भी तो चलेगा, कुछ इसके मन में भी तो चल रहा होगा, तो कुछ मानसिक अनुभव इसके अंदर हो गया। यानी कायिक अनुभव हो गया, मानसिक अनुभव हो गया, इसके अंदर और भी कुछ चलेगा। अब भाई प्रेम में जग गया है तो पहले तो शरीर से कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है, हो सकता है कुछ आंखें उखे से इशारा करे, या हो सकता है कुछ टाटा बाय बाय कुछ भी करे, जो भी एक्टिविटी, तो कायिक अनुभव हो गया। इसके बाद मानसिक अनुभव, इसके मन में कुछ अंदर चल रहा होगा, इसके अंतःकरण में कुछ चल रहा होगा, तो वो क्या हो गया? मानसिक अनुभव हो गया। इसके बाद अब क्या इसके अंदर आएगा? अब आएगा आहार्य। आहार्य का मतलब वेशभूषा। वो तुरंत ही अपना ड्रेस ठीक करेगा, अरे कहीं गंदा तना ना, साफ सुथरा कर ले, मान लीजिए हमारा मॉडल है, कब दिन इसको खोल खाल के सीधा कर लेगा, मतलब अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा, जैसे भी है, ठीक है, फ्रेश करेगा, तो उसे हम कहेंगे आहार्य। आहार्य, आहार्य अनुभव, ठीक है। आहार्य अनुभव का मतलब ही होता है कि वेशभूषा, ठीक है, वस्त्र, अपना पहनावा, ठीक है, उसको फिट करेगा। और एक और अनुभव होता है, एक और अनुभव होता है, वो होता है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव ऐसा अनुभव है कि इस पर इसका बस नहीं है। देखिए इसका जो है इस पर बस है, कायिक पर। ये चाहे तो कायिक अनुभव को रोक सकता है, टाटा बाटा करने का मन होगा लेकिन ना करेगा। इसको ये जो है इस पर कंट्रोल कर सकता है। मानसिक पे भी इसका कंट्रोल हो सकता है, आहार्य वेशभूषा पे भी कंट्रोल कर सकता है, छोड़ो यार नहीं करेंगे कुछ भी नहीं जैसे। लेकिन सात्विक अनुभव पर इसका कंट्रोल नहीं होता है। ये ऐसा अनुभव है जो आश्रय से कंट्रोल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? ये कंट्रोल नहीं होगा सात्विक अनुभव। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही अनुभव है जिस पर आश्रय का बस नहीं चलता है, ठीक है। ये जो सात्विक अनुभव आप देख रहे हैं इस पर आश्रय का बस नहीं चलता है, इसको वो रोक नहीं, चाह करके भी रोक नहीं पाएगा। अगर चाहे कि हम रोक दे तो नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो सात्विक अनुभव में क्या आता है? जैसे अस्तंभ हो जाना, जैसे देख करके कोई चीज हम अवाक रह गए, अरे यार कितना सुंदर है, तो ये अवाक हो गया होगा, ठीक है। तो ये है सात्विक अनुभव।
कुछ सामने बोल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हो गया, ये पहला हो गया, स्तंभ एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, स्तंभ हो गया, एकदम पूरी तरीके से जड़ बन गया है। ठीक है, पूरी तरीके से पहले ये जड़ बना होगा, ये तो बात की एक्टिविटी है ना, कई चीजें तो जड़ बन गया है। इसके बाद हो सकता है कि इसको पसीना तो यहां नहीं आएगा ठीक है, और ये जड़ वाला भी जल्दी इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्रेम का भाव है, ये तो डर और रहेगा तब ना आएगा। पसीना उसीना जब कहीं डर लगेगा तब आएगा पसीना उसीना, तो श्वेत तो आएगा नहीं। हाँ, रोमांच आया होगा, सात्विक अनुभाव का रोमांच इसके अंदर आएगा। जब यह अस्थाई भाव जग जाएगा तब आएगा, ये सब लास्ट का है सीन। ठीक है, रोमांच, अब इसके अंदर रोमांच आएगा सात्विक। ये रोमांच को रोक नहीं पाएगा, इसके बस में नहीं है क्योंकि ये सात्विक अनुभव है, रोमांच को नहीं रोक पाएगा, ये रोकने वाला अनुभव नहीं है। ठीक है, और कंपन क्यों होगा, कंपन क्यों होगा, हो सकता है प्रेम में किसी किसी को कंपन भी आने लगे, तो कंपन भी हो गया होगा इसको। ठीक है, कहां पर भी गया होगा कि कैसे बोले यार, बोलने के लिए गया होगा, फूल लेकर के हाथ कांपने लगा होगा, अरे तो वो कंपन आ गया। ठीक है, वैवर्य, वैवर्य का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को देख लेते हैं, शेर को देख लिए तो आपका चेहरा का रंग ही उड़ गया। ठीक है, एकदम उदास सा हो गए, तो वो सिचुएशन तो यहां नहीं आएगा, तो यानी सात्विक अनुभाव का वो वैवर्य इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आश्रु, अरे भैया आश्रु क्यों आएगा, अब यहाँ प्रेम चित्र दिख रहा है, इसको प्रेम हो रहा है, तो इसमें आंसू काहे को गिरेगा, वो तो जब हम किसी दुखिया व्यक्ति को देखेंगे या कोई ऐसी घटना देखेंगे तब ना आएगा, तो आंसू भी सात्विक में का यहाँ आंसू भी नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है, अगर इस सिचुएशन में है तो वियोग वाला में आ जाएगा, वियोग वाला में आंसू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां कहां, यहां तो मिलन वाला है ना, यहां कहां आंसू आएगा। प्रलय, प्रलय भी यहां नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया, चीजें समझ में आ रही है, ये इसी टाइप का चलता है, इसी टाइप का। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर खाली श्रृंगार पे बता दिए, ये सभी पे ऐसे ही चलेगा, रूल यही है। मान लो अगर हम कह रहे हैं कि मान लो ये दुखियारी है, बुढ़िया व्यक्ति है, ठीक है, जिसको देख करके एक व्यक्ति को दुख हुआ, दया आएगी उसके ऊपर, तो फिर वही सिचुएशन, ये विषय बन गई। ठीक है, और इसका उद्दीपन क्या बनेगा तब, उसका आंसू, उसका रोना, उसका फटा पुराना कपड़ा, ये सब देख उसका उद्दीपन का काम करेगा, वो सब और जो है इसके अंदर के दुख को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है, अगर यहाँ कोई बूढ़ी व्यक्ति है, महिला है, फटा पुराना उसको किसी ने मारा है, खून बह रहा है, ठीक है, रो रही है, विलाप कर रही है, ठीक है, तो वो दृश्य जो विलाप करना, फटा पुराना कपड़ा है, मार खाया हुआ है, तो वो जो दृश्य है वो इसके अंदर क्या करेगा, दुख को और बढ़ाने का काम करेगा। बात समझ आया नहीं, तब भी उद्दीपन का काम करेगा, क्योंकि वो उद्दीपन है, तो उद्दीपन का काम हमेशा करेगा ये चीजें। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है। अब चूंकि ये क्लास तो लाइव नहीं है, ये तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जहां भी आपको डाउट लगेगा एक और हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको पहले 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, और जहां जहां आपको लगेगा कि यहाँ यहाँ डाउट है, ये क्या है, ये क्या है, तो अब जो है अब वो मैं महसूस करूंगा कि आपको कहां समस्या आ रही है। ठीक है ना, तो उस समस्या पर हम क्या कर देंगे, एक और वीडियो आपको बना देंगे, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा और आपसे जो कम्युनिकेशन है वो जब बनेगा तभी हमको पता चल पाएगा ना कि आपको दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है, मैंने कुछ बता दिया, अब जो है आप इसको समझिए, 1-2 बार वीडियो चलाए, समझे, और उसके बाद आपको दिक्कत कहां आ रही है, जब वो चीजें हमको पता चलेगी तो हम उसी पर क्या कर देंगे, एक अगला वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्लियर। और वो हो सकता है कि उदाहरण हम कोई और रखें, ये तो श्रृंगार वाला रख लिया, ठीक है, अब जो है उदाहरण कोई दूसरा रख देंगे और उस पर दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहे, एग्जाम बिल्कुल पास है, नज़दीक है, और कितना भी आपको कोई बताए कि नहीं पेपर नहीं होगा, न होगा,
इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इससे जो है आप प्रभावित न हो, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। परीक्षा जब भी होगा, होबे करेगा, सबके लिए बराबर समय मिलेगा। ठीक है, हमको जो है उसी समय में से अपना जो समय है वो इसके ऊपर न खर्च करके कि कब होगा नहीं होगा, इस पर सोचने में न खर्च करें, अपनी तैयारी में खर्च करें। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।